नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। वाराणसी के ज्ञानवापी में आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सर्वे का काम कल ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब से कुछ देर में आज फिर से सर्वे किया जाना है, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार करके कल कोर्ट को सौंपी जाएगी। कोर्ट ने कल यानी 17 तारीख तक रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। कल वहां तहखाने के ऊपर के सभी हिस्सों में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई। इसके साथ ही मस्जिद के बाहर और मंदिर की ओर भी सर्वे किया गया। शनिवार की तरह रविवार को भी बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते बंद थे। सर्वे का काम अंदर चल रहा था। पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही थी। 8 बजे सर्वे शुरू हुआ, जो नियत समय 12 बजे खत्म होना था, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे बाद खत्म हुआ। जैसे कमीशन कार्रवाई प्रारंभ हुई है 8 बजे से लगातार अभी तक हम लोग कमीशन कार्रवाई करके ही निकले हैं। मौसम को देखते हुए हम लोग पानी वानी पी करके रिलैक्स करके फिर बाबा का दर्शन करके आए, इसलिए विलम्ब हो गया है। पक्ष विपक्ष ने बड़ा सहयोग किया है, शासन प्रशासन ने भी सहयोग किया है और सहयोग किए हैं। कार्रवाई बड़ा बिना बाधा के चल रही है। आज की कार्रवाई में तहखाने के ऊपर मस्जिद के सभी भागों में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर भी और मंदिर के तरफ से भी सर्वे किया गया। सबसे पहले वो गए मस्जिद के ऊपर, मस्जिद के अंदर वजू खाने में सारी चीज का इंस्पेक्शन और वीडियोग्राफी हुआ है। अब कल की तारीख निर्धारित किया है उन्होंने। अब इसलिए एहतियातन की जो छूट गया है उसका भी कुछ छूटा हो तो उसका भी हो जाए। कितना पोर्शन छूटा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है हमारे हिसाब से तो कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ बचा, लेकिन कमिश्नर साहब की राय ये है कि कल एक दिन का समय है, इसलिए कुछ इंस्पेक्शन कर लिया गया। सर्वे के दौरान जिला प्रशासन के जरिए सफाई कर्मचारी, बिजली व्यवस्था से लगायत दूसरी जितनी भी सर्वे के दौरान जरूरत पड़ रही है वह मुहैया कराया जा रहा है, जिससे सर्वे सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सारे स्ट्रक्चर कवर किए जा चुके हैं। उन्हीं में से कुछ विस्तृत डिटेलिंग वीडियोग्राफी की कुछ करवाई जानी है। उसके लिए सभी पक्षकारों को बुलाया गया है। तो ये जो कमीशन की कार्रवाई है सोमवार को भी जारी रखी जाएगी। जैसी सुरक्षा व्यवस्था या बाकी सुविधाएं कमीशन को उपलब्ध करवाई गई हैं, सोमवार को जो कार्रवाई होगी उसके उपरांत मंगलवार को जो कोर्ट की कार्रवाई होनी है उसके द्वारा कोर्ट कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो जितनी भी सोमवार को कार्रवाई होनी है उसके लिए पक्षकारों को निर्देशित कर दिया गया कि वहाँ पर उपस्थित रह के सोमवार को भी कमीशन की कार्रवाई करवाई। सर्वे के इस कार्रवाई के लिए पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद जाने के दोनों रास्ते बंद रहते हैं, लेकिन गलियों से और अगल बगल खड़े होकर लोग कौतूहल से इस सर्वे का नतीजा जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही थी कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दिन बढ़ गया। साफ है कि एडवोकेट कमिश्नर न सिर्फ बेहद एहतियात बरत रहे हैं, बल्कि इस बात की भी ताकीद कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक न रह जाए। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। अजय सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। अजय, बताइए आज कितना वक्त और लग सकता है, कितना हिस्सा बचा है सर्वे के लिए? तावी साहब को बताएं कि आज जो जिस तरीके से देखा जाए तो कल लगभग सर्वे पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, चूंकि आज का एक दिन था तो लोगों ने एहतियातन सोचा कि जो एडवोकेट कमिश्नर है वो चाहते हैं कि वो बहुत एहतियात भी बरत रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई चूक न रह जाए। उसके लिए वो लोग इसमें लगे हुए हैं कि पूरी तरीके से जो है सर्वे का काम आज पूरा कर लिया जाए। तो आज जो है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो बचा है उसे दोबारा वो लोग करेंगे और उसके बाद फिर कल कोर्ट में सबमिट करेंगे। ताबिश, और इन 2 दिन में किस तरीके के वहां पर जो है रिस्पॉन्स रहा लोगों का, और कुछ सर्वे को लेकर पता चल पाया है, कुछ इसमें खास मिल पाया है? देखिए ताबिश, इसमें जो सर्वे को लेकर के है तो मस्जिद के अंदर एक बात था कि जो है उसमें तहखाने में माना जा रहा था कि स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है और ये हिंदू पक्ष की बड़ी दलील थी। तो नीचे अंदर की तरफ जो है तकरीबन 4 ऐसे तहखाने हैं जिनकी पहले दिन जांच की गई है।
उसमें जो है एक तहखाना, 2 तहखाने की चाबी खुली हुई थी, लेकिन एक तहखाना 2 में ताला लगा था, जिसमें एक की चाबी तो थी लेकिन एक की चाबी नहीं मिली थी, उसे तोड़ना पड़ा और उसे तोड़ करके तब जो है वो सारी चीजें उनको जो है ये करना पड़ा है। तो वो एक तो वो था। उसके बाद कल जो है वो ऊपर मस्जिद का जो ऊपरी का हिस्सा है जहां नमाज पढ़ी जाती है, जहां वजू किया जाता है, उसके बाद जो है उसके चारों तरफ मस्जिद के पेरिफेरी मंदिर की तरफ से और तरफ से सारे तरफ से सर्वे किया गया है। अब थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि और भी बाकी जहां जहां का वीडियोग्राफी है उसे पूरा किया जाएगा। जहां तक लोगों की बात है तो बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था है, पुलिस चाक चौबंद है। मुस्लिम इलाके में भी इसको लेकर के उत्सुकता कौतूहल बस है, लेकिन किसी तरीके की सनसनी या डर का माहौल नहीं है। ताबिश अजय जी, ये तहखानों को लेकर जो इतनी चर्चा है मस्जिद के, ये क्या इस्तेमाल में आते थे या ये सब लॉक इलाका, लॉक जगह रही है जहां पर आवाजाही नहीं थी, क्योंकि नमाज तो होती थी मस्जिद में? नहीं, देखिए नमाज जो है वो ऊपर होती थी, नीचे तहखानों में कोई आवाजाही नहीं थी। और अगर दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर देखा जाए तो वहां नीचे तहखाने के इर्द गिर्द बहुत दुकानें हुआ करती थी। पहले जो हम लोग जो जानते हैं, चूड़ी की दुकान थी, कोयले की दुकान थी, इस तरीके की चीजें थी और उसमें कोई आवाजाही नहीं थी। यही वजह है कि बहुत धूल था, सफाई कर्मचारी लगानी पड़ी, बिजली की व्यवस्था करनी पड़ी, इस तरीके की तमाम चीजें उन तहखानों में करनी पड़ी। ताबिश जी, शुक्रिया अजय जी आपका सब जानकारी के लिए। तो अब ये जो काम है सर्वे का, ये आज लगभग जो है पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। पहले उम्मीद की जा रही थी कल ही ये पूरा हो जाएगा, लेकिन पूरे एहतियात के साथ इस काम को किया जा रहा है और अब इसकी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली के मुंडका में जिस वक्त भीषण आग लगी और लोग वहां पर फंस गए, उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति वहां पैदा हुई और लोग जब फायर ब्रिगेड का इंतजार वहां कर रहे थे, तब वहां से गुजर रहे 2 भाई मसीहा बनकर आए और खुद की जान जोखिम में डालकर आग की लपटों में से 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। इन दोनों बहादुर भाइयों दयानंद तिवारी और अनिल तिवारी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ शुक्ला ने। लेकिन अब बात करेंगे उनसे जिन्होंने 50 से ज्यादा जिंदगियां उस दिन बचा ली। ना वो सरकार है, ना वो पुलिस है, वो क्रेन के ड्राइवर हैं, क्रेन वाले हैं, जो उस वक्त सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने जो मंजर देखा तो वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां पर पहुंच गए। ये जो 4 लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये भगवान शायद हम सब ने नहीं देखे हैं, लेकिन अगर भगवान आते हैं तो उनके चेहरे ये होते हैं। ये उनके चेहरे हैं जो भगवान बनकर के आते हैं और इन्होंने उस दिन 50 जिंदगियां बचाई हैं और इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये तब लोग जो सब लोग हाथ जोड़ के जिनकी जिंदगी इन्होंने, जिनकी परिवार वालों की जिंदगी बचाई है। पुष्पा जी जैसे 50 लोगों की जिंदगी बचाई, उनसे बात करते। पहले से बात करें, पहले से क्या आपका नाम बताइए? मेरा नाम दिनेश। आपके? मैं क्रेन का मालिक हूँ। हाँ। और ये हमारे ड्राइवर हैं। क्रेन हमारी यहाँ से जा रही थी, पीछे काम करके आ रहे थे ये, तो इन्होंने देखा कि भाई आग लगी हुई है, पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी, सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे, गांव वाले भी काफी इकट्ठे हो रखे थे। तो इन्होंने यहाँ फुटपाथ डिवाइडर से क्रेन को उतार के उस साइड में, और इन्होंने ऊपर जो है शीशे लगे हुए थे बिल्डिंग पे, वो शीशे तोड़ के क्रेन से तोड़े। तो आपने बोला कि तुम जान बचाओ। इन्होंने हमारे पास फोन किया कि ऐसे ऐसे है कि आग लगी हुई है, क्या करें? ये कह रहे हैं। मैंने कहा भाई काम करो, मदद करो लोगों की जितना हो सके, क्रेन में कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप भी आगे आइए, मुझे पता चला आप भी आप आइए, यहाँ पर आइए। आप भी वहां पर उस दिन, मुझे पता है आप मौजूद थे, आपने मदद की है लोगों की उस दिन। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयानंद तिवारी है। उस दिन क्या हुआ था, क्या देखा आपने? मैं इंडस्ट्री एरिया मेट्रो से काम करके वापस लौट रहा था, हमारा मालिक का कॉल गया हुआ था कि भाई देखो क्या हो रहा है। ये मेरा छोटा भाई है अनिल तिवारी, मैंने इनको भेजा, आधे किलोमीटर दूर से ही भेज दिया, भाई देखो जाम लगी हुई थी। मतलब देखो क्या मंजर है वहाँ। ये गया, देखा, देखने के बाद इसने रोड क्लियर कराया। क्लियर करा करके मैं जब यहाँ पहुँचा तो डिवाइडर को तोड़ करके क्रेन को हम लोग चढ़ाए। तो देखा आपने आग लगी हुई? आग लगी हुई, बहुत धुआं निकल रहे हैं और कुछ हमारे माताएं और बहनें आवाज लगा रही हैं। हमने शीशा तोड़ करके कुछ और उन लोगों को अपना लिफ्ट दिया, जो आने सके, जितने को बचा न सके हम बचाए। बाद में इतना दर्दनाक धुआं निकलने लगा, इतना माहौल अफरा तफरी का मच गया, कोई टिक नहीं सकता था। हम भी लगभग कितने लोगों को बचाया तिवारी जी? हमसे 50 से 55 आदमी को बचा लिए। 50 से 55 आदमी को बचा लिया? हाँ जी। कोई दुख है दिल में? नहीं, हमारा यही दुख है जो हमारे जो और भी बहनें थी और जो माताएं थी, हमारे जो और बेटी थी, उनको हम नहीं बचा सके, यही हमारा दुख है और कुछ दुख नहीं। आपको लगा नहीं कि आपकी जान खतरे में आ जाएगी? आग नहीं, हमारे जान का कोई खतरा नहीं, हमारा जान तो चला जाए, लेकिन हमारे जो बहनें हैं, हमारे लड़कियां क्या बोल रही थी औरतें वहाँ से, क्या बोल रही थी?
लिफ्ट देने के लिए चिल्ला रही थी, इधर ले आओ, इधर ले आओ। लेकिन आपने शीशा आप क्रेन से तोड़ा जी, और फिर क्रेन से लोगों को बोला कि आप पकड़ लो। हाँ, बोला जी इस पे बैठ जाओ आराम से। पीछे 11,000 का टेंशन, हाई टेंशन भी था, जितना बैठ सकती है। एक बार से 5-4 जो बैठती थी, एक बार नीचे लिफ्ट देते थे, उसके बाद नीचे पब्लिक थी, उन लोगों को ऊपर से ही उठा लेती थी। और भी लोग देखिए आपने जो मदद कर रहे थे, जो बाहर नहीं आ पाए। और तो देखे थे, लेकिन एक सरदार जी थे ऊपर, वो सरदार जी बैठाते गए हमारे क्रेन पे। हमने फिर आराम से लिफ्ट करके कम से कम 50 से 55 लेडीज़ों को उतारा। जो माता बहन थी उन लोगों को उतारा हमने, और जो नहीं उतर पाए उनके लिए तो हम क्या कर सकते। आपको लगा नहीं कि डर लगा कि आग आपके ऊपर आ जाएगी? शीशा गिरा, कुछ गिर गया? हमारे शरीर में ये जुनून आ गया था, अगर हमारी जान चली जाए, अगर 50 आदमी चाहे 20 आदमी को और हम बचा सकते हैं तो बचा लें। हमारा ये था अनुमान कि हम यही करें। शरीर में ये था कि हम मर जाएं, लेकिन 20-25 आदमी को और हम बचाएं। क्या नाम है पूरा आपका? मेरा नाम अनिल तिवारी। अनिल जी, इनके ऊपर शीशा भी गिर गया था ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कैसे बचे आप? मेरे ऊपर शीशा गिरा तो शीशा जैसे गैस बन के शीशा टूटा ना, तब तक नीचे का एक आदमी बोला हट जा। तब तक मैं ऐसे देखा तो शीशा चला 2 कदम पीछे हटा। पीछे हटते शीशे मेरे शरीर के ही ऊपर गिरता हो। आप बताइए, अपना नाम बताइए आप। राम कुमार। हाँ, राम कुमार, आपने भी बहुत लोगों की जान बचाई है, मुझे पता है। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? तो कह रहे थे, हमारा गाड़ी यहीं खड़ा था। अभी गाड़ी यहीं खड़ी थी जी। हमने जैसे देखा था, हमने गाड़ी बैक किया, गद्दा लाया, गद्दे उठा के सारे जितने औरतों थे, जितने पड़ोसियों थे, जो मोहल्ले के बंदे थे, सारे आया। ऊपर से जितना कोशिश की, इतना बचा सके। हम अपनी जान को जोखिम लेके हम बताया, जिंदा रहे चाहे मर जाए, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं थी। आप लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, वो बिल्डिंग वो खंडर बन चुकी है, बहुत लोग लापता हैं, आज यहाँ पर हैं। तिवारी जी, आप क्या दिल में क्या भावनाएं हैं? क्या भावना है, हमको तो थोड़ा दर्द है इस बात का, जो कुछ आदमी को नहीं बता सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल का दौरा करेंगे। वो यहां पर गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में जाएंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी उनके साथ यहां मौजूद रहेंगे और साथ ही उनके साथ बैठक भी पीएम की होनी है। और माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विकास, पानी, बिजली परियोजना, कारोबार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके अलावा वो लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की थी। कहते हैं कि आप सब कुछ चुन सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी आप नहीं चुन सकते, तो पड़ोसी देश के लिहाज से भी नेपाल काफी सशक्त रूप से भारत का। तो आज ये महत्वपूर्ण दौरा पीएम का होना है, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास वो करेंगे और साथ ही द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर होनी है। और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी आप करेंगे और इसके अलावा वो लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन और आज आपकी मुलाकात जिनका नाम आज देश भर में हर एक की जुबान पर है, बैडमिंटन के नए सरताज और हमारे नए चैंपियन। बैडमिंटन के वर्ल्ड चैंपियनशिप का इतिहास 73 साल पुराना है और अब तक इसके विजेताओं की लिस्ट में सिर्फ 5 देशों के नाम थे। इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, डेनमार्क और जापान के नाम थे। भारत इस खिताब को जीतने वाला 6ठा चैंपियन बन गया और इस वक्त हमारे साथ है इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप समझे जाने वाले थॉमस कप के नए चैंपियन श्रीकांत। बहुत बहुत स्वागत है। और श्रीकांत, हफ्ते भर पहले यह मिशन इम्पॉसिबल था। टीम ने, मैं बहुत सारी चीज, टीम बॉन्डिंग और विमल से बात कर रहा था, सियादुल्लाह सर से बात कर रहा था, और कब लगना शुरू हुआ कि मेडल ब्रैकेट में आएंगे और फिर जहां पहुंचे हैं वहां? See, first of all, thank you so much. I think maybe yes. I don't think many actually believed that this team can win Thomas Cup title. But from the day one, we were very motivated. All 10 of us, we were very motivated. We believed in each other. Even in our very first team meeting, we told each other that we are going to give everything that we have. And then
we will push each other. We will help each other to play better badminton. And I think it's because we really backed each other. I think this victory this victory happened because we really pushed each other. Otherwise, I don't think in such a big team event, it's not really an individual's performance. It's about the team doing well together on court. And I think we did really help each other, and that did really help us. करेक्ट। आपकी टीम बॉन्डिंग के बारे में काफी सारी बातें हैं, मैं बात करूंगा उस पर। आपने कल एक ट्वीट किया, विराट कोहली ने आपको कांग्रेचुलेट किया, तो आपने उनको गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम करके ट्वीट किया। हालांकि जब आप एंट्री लेते थे कोर्ट पे तो आपके लिए चेन्नई सुपर किंग्स का गाना बजता था। Yeah, so these are the small things that we did throughout the tournament. If somebody likes a particular song, so we used to try and play it for them. And if somebody likes to call them something, we try and, call them, with that particular name when they're playing. And every one of my teammates know that I'm a very big fan of Dhoni. So they call me that way. So, yeah. And then they also, because, they think that I'm the captain. And then, they kind of consider this as a team, and then they made that whole thing look like I am kind of playing that captain innings at the end. बिल्कुल, कम से कम फाइनल जो था वो तो कैप्टन, क्योंकि मैं ठीक पहले फाइनल से पहले प्रणॉय से बातचीत कर रहा था और वो कह रहे थे कि इंजरी है उनको, और मैं चाहूंगा कि वहां तक मैच पहुंचे ही नहीं, पहले श्रीकांत उसको फिनिश कर दे। और डबल्स पेयर भी, मतलब इतनी बड़ी पेयर को, डैडीज बोला जाता है उनको, उनके डबल्स पेयर को, उनको हराना। श्रीकांत, अगर पर्सपेक्टिव में देखें, बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता नहीं था इससे पहले कि थॉमस कप कितनी बड़ी चीज है। आपको भी आपका ड्यू नहीं मिला। आप रियो में आप बहुत अच्छा खेले, लिंडन से आप हारे, वहां पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप बहुत क्लोज गए, वहां पे हार गए। आपको अब तक मुझे लगता है कि आपको ड्यू नहीं मिला, और बैडमिंटन को उस तरह से आप इस विक्ट्री को क्रिकेट वर्ल्ड कप की विक्ट्री जैसा देखते हैं? श्रीकांत ने बोला था कि फीफा की तरह देखते हैं इसको, श्रीकांत प्रणॉय ने। See, I think this is, there are particular things that are bigger in every sport. Say World Cup for cricket and FIFA for football. And the same way, Thomas Cup for badminton. So it's like the biggest team event that we have in badminton. So so to win this, I think it's a very big achievement for all of us. And and for everyone back home, this win is for the whole nation. Everyone has played their part, and people here, like coaches, support staff, our manager Vimal sir, they all have been very supportive. They've really they really supported as well. And even from India, we did really get a lot of good wishes, and then all of them, everyone in India, they were really praying for us. So this victory is definitely everyone's, and this is one of the biggest win, that's for sure. बिल्कुल श्रीकांत, ये एक गोल्डन जनरेशन है आप लोगों का। मतलब 100 पहले तो 100 के अंदर ही कितने कम प्लेयर आते थे, अब 50 के अंदर हमारे 8-10 प्लेयर रहते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स को हम जानते भी नहीं हैं, मतलब लोग उनका नाम भी नहीं लेते हैं, बहुत क्लोज। और इस टूर्नामेंट में आप मतलब टॉप लेवल के, विक्टर एक्सेल्सन हार रहे हैं यहाँ पे, जोनाथन क्रिस्टी हार रहे हैं, जो सब अगर पेपर पे देखें तो आपकी टीम से कहीं बेहतर थे। इन सब को हराने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा? जो जैसे मैं टीम से भी बात कर रहा था, विमल से, सिद्धार्थुल्लाह से, प्रणॉय से, आपको लगता है टीम बॉन्डिंग अलग क्रिएट की गई, साथ खेलते थे, जैसे पहले इंडिविजुअल कोर्ट पे अपना अलग अलग प्रैक्टिस होती थी, इसमें टीम बॉन्डिंग होना सबसे बड़ी बात रही टीम के लिए, जीत के लिए? Definitely, I think in such a big events, and that too especially team events, because badminton, as everyone knows, it's an individual sport. You don't play team events very often. So in such a big team event, it's really important for people to step up and then play, and then also for the other 9 players to cheer that player who is playing. And it really creates a kind of an atmosphere where
this cheering will really push that player who is playing on court. And if you actually see in some of the matches, we lost our first singles, and then the first doubles pair, really, played well, and then, they really won that match. Everyone can understand how big a pressure they must be going through, after being 1 love down, and then for them to get on court and then, really win that. And then, when I played against Chinese Taipei, we were 2 love down. And then, if I would have lost that match, that I would have been over then and there. But, so I won, and then it went to the next pair. So it's really important for everyone to step up, when it really mattered and when it really matters. And yesterday in the final, Laksh really stepped up, after us, say, quarterfinal and semi-final loss, to have that mental belief, and then to believe in himself that he can do it. And then he got on court, and then he did it for India, to give that first win. It was really important. And then, again, Satvik Chirag, they did it extremely well. They beat, Indonesians we consider as one of the best doubles players. Correct. They are called daddies. Yeah, so, to beat them. And again, Christie has been playing really well. He won last couple of tournaments, and then he played a finals of one tournament. So he's been in great touch. And then, it was kind of a very important match for both the teams. And I am just happy that I was able to play well and win that thing. प्रणय 14 बार के चैंपियन को अपने फाइनल में हराया, जो कि अनबिलीवेबल है। अगर कोई आज से दोबारा बोल दे कि उनको हराना है तो बहुत डिफिकल्ट, श्रीकांत, बहुत डिफिकल्ट है। और अगर क्वार्टर फाइनल देखें, मलेशिया, डेनमार्क, सेमीफाइनल, इन तीनों में स्कोर लाइन बेशक फाइनल का दिख रहा है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट मैच कौन सा रहा है, स्ट्रेटेजिकली भी और गेम वाइज भी? Every match that we played was tough. Malaysia, when after losing to Chinese Taipei, to play Malaysia in quarterfinals, and that to a knockout match, there was a lot of pressure, and it was really important for all of us to step up, and and everyone did well. It went to decider. Pranay really pulled out a very, very important match, and again in the semi-final against Denmark, we all know how tough Victor, playing against Victor is. I think is currently world number 1 maybe. So Lakshya played really well, even though he lost, he played really well. And again, when I played Antonsen is world number 3 now. So it was a very tough match, but I really, I really had to win, because otherwise the tie would have gone anywhere, either way. So it was very important for me to win and give that point to Team India. And every match is really very important, and I feel can't really compare which team is the best. But every team is best on paper, because if you see, Denmark has world number 1, world number 3, in men's singles. और बैडमिंटन के नए सरताज हमारे साथ हैं इस वक्त। हमारे साथ है श्रीकांत और एचएस प्रणय, दोनों ही सुपर चैंपियन। प्रणय, मैं श्री से काफी देर से बात कर रहा था, और श्री जिम करके लौटे हैं और आप पार्टी करके सो के आ रहे हो। कैसे, हाउ वाज द पार्टी? पार्टी सर, कुछ पार्टी तो हुआ ही नहीं, बस डिनर हुआ था और हम सभी लोग टाइम स्पेंड करे साथ में, बट उसके अलावा कुछ हुआ नहीं। बट I think it was really great because इधर तो अभी भी पार्टी चल रही है। आपके पीछे है मेरे ख्याल से लक्ष्य, मैंने हल्का सा देखा, लक्ष्य चिराग है। ये सुपर चैंपियन की टीम है। प्रणय, आपने जाने से पहले बोला था कि कुछ भी हो सकता है, हालांकि आपको इंजरी थी, आप फिर भी बोल रहे थे कि आप तक मैच नहीं पहुंचे, श्रीकांत उसको फिनिश कर लें, और श्रीकांत ने आपका जो भार है अपने सर पे ले लिया। एग्जैक्टली मैंने आज के मैच के पहले पूरे टीम मेंबर्स को बता रहता हूँ कि आज मुझे कोर्ट के अंदर भागना है, मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे उसका चांस दो मुझे मैच खेलने का प्रेशर मत दो आज। एंड
मतलब बॉयज तो एग्जैक्टली वही किए. आई थिंक आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट 3-0 because I thought all the matches were 50-50 last night. Correct. And Indonesia always being a strong team, it generally goes until the wire. It generally goes until the last match to decide the tie. So मैंने तो कभी expect ही नहीं किया था 3-0, but I think the way all of them just stepped up yesterday, I think it was just incredible. श्री वन इमोशनल क्वेश्चन. आई मीन आपके करियर में आपके भाई का, नंदू का बहुत बड़ा हाथ है और अभी भी आप थाईलैंड ओपन के लिए रुक रहे हैं, बाकी टीम वापस आ रही है. ये आपने भाई से बातचीत की, मदर से, क्या आपके लिए सबसे बड़ा इमोशनल मोमेंट है ये विक्ट्री? क्योंकि कॉमनवेल्थ गोल्ड भी आप लोगों ने जीता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप. आपने तो बिल्कुल नहीं जीता. See, I think this will definitely be one of my biggest wins. That's for sure. But I can't really compare this with, say, Commonwealth Gold or the World Championship Silver or any of my previous Super Series wins. Correct. But I don't really want to compare. I don't really want to give them any rankings. I don't really want to put them in any sort of order. But this will definitely be one of my best wins. See, you have to go to other channels also. Others are waiting. I'll ask just one more question from you. इस बीच में प्रणय, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके पीछे जो शरारती चैंपियंस हैं उनको भी अपने कैमरे पे ले आइए एक बारी, साथ देख ले पूरी इंडिया. अभी सुबह सुबह लोग पूरी इंडिया, एनडीटीवी इंडिया के दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं. एक बार केवल शकल दिखा दें, लक्ष्य, चिराग, कौन है पीछे? मुझे उनके बार बार उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है. हाँ सर, जब वो लोग आएंगे मैं आपको बिल्कुल करवाता हूँ. मैं टीम बॉन्डिंग की बात कर रहा था. प्रणय, इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आप लोगों के लिए रही? क्या टीम बॉन्डिंग ही थी जो कि आपको इंडोनेशिया से अलग कर रही थी? डेफिनेटली आई वुड से, आई थिंक टीम बॉन्डिंग लास्ट 2 हफ्ते से, आई वुड से was one of the best experience I ever had with the team as such, because हम लोग काफी सारे टीम इवेंट्स खेल चुके हैं लास्ट 10 साल में. But this kind of a bonding never happened, and I think before we left Hyderabad, this is the first thing which we said, saying that individual performances doesn't matter here. It's how we collectively perform on a particular day, and I think that realization everybody had, saying how a collective performance can get the matches done, and I think that only just happened. I think each and everyone was there. Bilkul. From day one until last night. I think everybody was with the team, and they just wanted everything to do for the team so that the team. Pranay, Shri has to go. Shri has to go. Shri, yeah. One last question. What is your next target, Shrikant? Because Rio में आप क्लोज रहे, एक जो मेडल होता है जो सबके मन में, टोक्यो के बाद जो अगला पेरिस ओलंपिक्स है, is that in your mind? Definitely, Olympics is definitely there. I will definitely work towards it, but at the moment there are a lot of tournaments this year. Say I have Commonwealth Games and then I have World Championships. So for now I am focusing on these tournaments, but Paris 2024 will always be there. थैंक यू सो मच प्रणय एंड श्रीकांत. और बड़ी पार्टी होनी चाहिए, एज यू सेड कि पार्टी का वीडियो सेलेक्टिवली रखेंगे. अब हम होप करेंगे कि वो आए, और ये आप लोगों की पार्टी बड़ी होनी चाहिए, और ये सिलसिला पेरिस और आगे भी चलते रहना चाहिए. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है. मैं हूं अदिति राजपूत. वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि ये उम्मीद कल भी जताई गई थी कि सर्वे का काम कल ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और कल सर्वे में कुछ देरी भी हुई परसों के मुकाबले. अब से कुछ देर में आज फिर सर्वे जो है वो शुरू हो जाएगा, जिसके बाद रिपोर्ट तैयार कर कल कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जानी है. कोर्ट कमिश्नर जो है, पहले एक थे, उसके बाद 2 और कमिश्नर उनके सहयोग के लिए नियुक्त किए गए. अब 17 तारीख तक कोर्ट ने जमा करने के लिए आदेश दिए थे. कल वहां पर तहखाने के ऊपर के सभी हिस्सों में सर्वे और वीडियोग्राफी की गई है, और इसके साथ ही मस्जिद के बाहर और मस्जिद की ओर भी सर्वे किया गया है. तो लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, ताकि किसी तरह का कोई तनाव वहां पर ना हो, और सर्वे का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है. कोर्ट कमिश्नर जो है वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचते हैं, पूरी टीम उनकी पहुंचती है. कल जो श्रद्धालु हैं उनकी एंट्री के लिए सारे गेट खोल दिए गए थे. सिर्फ एक जो गेट रखा गया था इस परिसर का, वहां पर ये जो कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम है जिन्हें सर्वे करना था, उनके लिए खोला गया था. तो इस तरह से
कोशिश पूरी ये की जा रही है कि बिना किसी दिक्कत के ये जो सर्वे है इसका काम पूरा कर लिया जाए। और हम सीधा रुख कर रहे हैं वाराणसी का, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, कल का जो सर्वे हुआ उसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं और आज किस तरह की तस्वीर आपके सामने है? क्योंकि कल ये माना जा रहा था कि सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आज फिर सर्वे होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल अदिति, कल लगभग 1.5 घंटे ज्यादा लगाए थे एडवोकेट कमिश्नर और जो तमाम वादी प्रतिवादी सभी पक्षों के वकीलों ने। लग रहा था कि कल काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जब शाम को डीएम ने बताया कि अभी भी जो एडवोकेट कमिश्नर हैं वो कुछ जगहों का सर्वे करना चाहते हैं। तहखाने की ऊपरी जो दीवारें हैं उसका सर्वे कराया गया था। जो 3 गुंबद हैं ज्ञानवापी मस्जिद के, उसके नीचे जहाँ पर नमाज होती है वहाँ पर भी वीडियोग्राफी और सर्वे किया गया। जो वज़ू किया जाता है, जहाँ पर वज़ू खाना है, उसका भी सर्वे किया गया। और बताया जा रहा है कि एक दीवार है उसको लेकर के अभी आज सर्वे किया जाएगा। और आपको ये तस्वीरें दिखा दे सीधे, ये जो है पूरी तरीके से अंदर जाने का रास्ता है चौक थाने की तरफ से, जहाँ से जो सारे सर्वे करने वाले अधिकारी हैं और एडवोकेट कमिश्नर हैं इसी रास्ते से जाते हैं। रास्ते में पूरा आप देखेंगे पूरे बाजार को बंद करा दिया गया है और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद नजर आ रहा होगा अदिति। और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि आज सर्वे खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाएगी और कल ये रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। कुछ बातें निकल करके सामने आ रही हैं आधिकारिक तौर पर, चूंकि पूरा मामला कोर्ट में है तो जो लोग अंदर जाते हैं वो खुल के तो नहीं बता रहे, लेकिन जो कुछ जानकारी निकल करके आ रही है कि एक दीवार को लेकर के बात है। उसमें मुस्लिम पक्ष का कहना है कि दीवार को आप जो है इसकी सिर्फ वीडियोग्राफी कर सकते हैं, जियोलॉजी करने का आदेश नहीं है कोर्ट से, तो उसको लेकर के भी बातचीत हो रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अदिति अभी तक का किसी प्रकार का जो तालमेल में समस्या है वो नहीं आई है। डीएम खुद रहते हैं मौजूद, कमिश्नर रहते हैं, इसके अलावा पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। तो अभी तक पूरा काम जो सर्वे का है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सुविधा बनाई गई है। जो 2 दरवाजे हैं, जो गेट नंबर 4 और ये जो चौक से रास्ता जाता है, 2 जो गेट मुख्य गेट बंद किए गए हैं, तो जो बाकी गेट्स हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से बाकी गेट्स को खोला गया है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। लेकिन इस विषय में आप देखिए यहाँ पर चूंकि जितनी चर्चा हो रही है कि तमाम जो लोग हैं आसपास के यहाँ पर आ करके बस एक जानने की कोशिश में है कि अंदर क्या निकल रहा है, क्या निकल करके सामने आएगा, सबके दिल में उत्सुकता है। और ये भी बिल्कुल तय नहीं है आदित्य कि कल अगर रिपोर्ट जो दाखिल हो कोर्ट में, कल ही कोर्ट संज्ञान ले ले, हो सकता है कोर्ट आगे की कुछ तारीख दे दे, लेकिन आज सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लगभग 8:15 के करीब जो पूरी टीम है अंदर पहुंच चुकी है और 12 बजे तक इस सर्वे का काम चलेगा। अगर एडवोकेट कमिश्नर चाहेंगे कि 1 घंटे या 1.5 घंटे बढ़ाया जाए तो वो भी बढ़ाया जाएगी। आज भी लाइट के इंतजाम किए गए हैं अंदर, कुछ मजदूरों को भी ले जाया गया अंदर, अगर कचरा कुछ है तो उसको हटाया जाए तो आज पूरी वीडियोग्राफी हो जाएगी अदिति, उम्मीद है ऐसी। बिल्कुल सौरभ, हम जानते हैं कि विवाद काफी पुराना है, लेकिन आज़ादी के बाद से यहाँ पर कोई दंगे नहीं हुए, उस तरह का तनाव नहीं हुआ। 1991 में जब केस दाखिल हुआ कोर्ट में तो वो कोर्ट में चल रहा था, लेकिन इस बार जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है सौरभ, लग रहा है कि ये अभी तो शुरुआत ही है, आगे ये मामला काफी आगे तक जाएगा और विवाद गहरा भी सकता है। अदिति, राजनीति जो है ना वो बनारस के बाहर है। बनारस में जैसे आपने बताया कि आज़ादी के बाद से कोई दंगे नहीं हुए, तो यहाँ भी सब कुछ सामान्य है। लोग शांति से अपनी दुकानें खोले हुए हैं, जिनकी खुल सकती हैं इधर की दुकानें सबने बंद की हैं। दुकानें हिंदुओं को भी हैं, मुसलमानों की भी हैं और सब शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए, जब मंदिर मस्जिद आसपास है और नमाज होती है और पूजा हो रही थी सालों से, वहाँ कोई आपस में कोई विवाद नहीं था। यहाँ पर अब जब चूंकि सर्वे को लेकर के बात हुई है तो जो इंतज़ामिया है, मुस्लिम पक्ष है जिसका देखरेख जिसकी जिम्मेदारी है, उसने बताया था कि शुरुआत में जब लोग कोर्ट में गए थे कि जो एडवोकेट कमिश्नर है उनका जो रवैया है वो पक्षपातपूर्ण है। इसके बाद कोर्ट ने 2 और उनके सहायक नियुक्त कर दिए और डीएम को बोला कि आप खुद ही मौजूद रहिए। तो पूरा जब प्रशासन आ गया तो अब मुस्लिम पक्ष भी इस बारे में कुछ कह नहीं रहा है, वो मामला में सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो राजनीति है वो बनारस के बाहर है। बनारस में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है, कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। मुस्लिम पक्ष भी कह रहा है कि आप जो सर्वे करना चाहते हैं कर लीजिए, कोर्ट का आदेश हुआ है, कोर्ट का आदेश सबको मान्य होगा, तो यहाँ सब कुछ शांति है। बाकी देश में सियासत को आप समझती हैं अदिति अच्छे तरीके से कि ज्ञानवापी मस्जिद है, जो तमाम नेता हैं
वो अपनी ट्विटर टाइमलाइंस पे या बयानबाजी है फेसबुक पर लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, लेकिन बनारस इस सियासत से दूर है। लेकिन बनारस को सियासी अखाड़ा ज़रूर बना लिया गया है। अदिति, ये पिछले एक हफ्ते से या 10 दिन से सियासी अखाड़ा बना हुआ है और इसी को लेकर के राजनीति जो है की जा रही है, चाहे वो टीवी न्यूज़ चैनल हो, सालों से लोग मंदिर मस्जिद जो है वहां पर रह रहे हैं और सालों से अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना जो है अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं और लोगों में ऐसा कुछ बैर जो है आपस में देखने को नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि राजनीति गहरा रही है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, तो देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आने वाले वक्त में होता है। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि आज सर्वे का काम आखिरी दिन होगा आज और उसका काम माना जा रहा है पूरा हो जाएगा और कल फिर उसके बाद कोर्ट में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जहां पर एक बार फिर से हिंदुत्व, लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का मुद्दा गर्मा गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रैली के बाद रविवार को बारी थी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की। फडणवीस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उद्धव की सरकार गिर नहीं जाती तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब तो शेर थे, लेकिन अब देश में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही शेर हैं। उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिवसेना की सरकार में हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह होगा। राणा दंपत्ति को नादान बताते हुए वो बोले कि हनुमान चालीसा हमारे दिल में है। उधर औरंगजेब की कब्र पर जाने के लिए फडणवीस ने असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने बीजेपी को पांडवों की सेना तो वर्तमान शिवसेना को कौरवों की सेना करार दिया। और कल के भाषण में कह रहे थे हमारे एक मित्र, 100 सभाओं की बाप सभा। बोले 100 सभाओं की बाप सभा, सही बात है। 100 किसके साथ होते हैं? कौरवों के साथ। पांडवों के साथ 5 होते हैं। कौरवों की सभा कल हुई, पांडवों की सभा यहां हो रही है। क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राजशिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? तो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं वहां पर, इसलिए आप इस तरह के आरोप प्रत्यारोप और सुनने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल का दौरा कर रहे हैं। वह गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी भी जाएंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ बैठक भी करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विकास, पनबिजली परियोजना, कारोबार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वो लुम्बिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह में भी हिस्सा लेंगे। पिछले महीने नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री के न्योते पर प्रधानमंत्री नेपाल का दौरा कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेपाल के दौरे में आ रहे हैं। वो भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी में आ रहे हैं। हम इस वक्त लुम्बिनी में हैं और ये है लुम्बिनी का नज़ारा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आखिरी वक्त की तैयारी हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे कुशीनगर से हेलीकॉप्टर द्वारा यहाँ पे लैंड करेंगे और आगे वो जो मोनेस्टिक जोन है लुम्बिनी का, वहाँ पे ही जो कार्यक्रम है उनका, और ये जो रास्ता वो तय करेंगे हेलीकॉप्टर द्वारा कुशीनगर से लुम्बिनी। ये अनोखा रूट है क्योंकि जो लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर में उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था। तो यकीनन ये जो रूट प्रधानमंत्री तय करेंगे, इससे ही प्रधानमंत्री ये जो यहाँ पे इस बार उनका दौरा है, इसका फोकस तय करेंगे कि जो बुद्ध सर्किट है उसका पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर ही भारत का अब फोकस रहेगा और ये जो बुद्ध पिलग्रिमेज सर्किट को किस तरह से और भी बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर अब भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ और भी एंगेजमेंट में इन्वॉल्व रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोबरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, रास्तों को साफ किया जा रहा है। चारों तरफ जो नेपाल के सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने जो एरिया को सैनिटाइज कर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे उतरने के बाद सबसे पहले माया देवी मंदिर जाएंगे और वहाँ पे पूजा वो करेंगे। इसके बाद
वो यहाँ पे एक जो भारत के सहयोग के साथ बुद्धिस्ट कल्चरल एंड हेरिटेज सेंटर बनने वाला है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। और इसके बाद जो बुद्ध जयंती जो मनाई जाती है यहाँ पे, वहाँ पे भी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आए हुए हैं उनको संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी जो मीटिंग होने वाली है, उनकी बायलैटरल मीटिंग होने वाली है नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ, और उस बायलैटरल मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे पे बातचीत होने की गुंजाइश है। इसमें जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो पिलग्रिम सर्किट है, इसको लेके भी बात होगी और इसके साथ कुछ MOUs को साइन होने की भी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोग हैं ये भी आ रहे हैं धीरे धीरे से। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहेगी वो है कि ये जो विज़िट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये उनका 5वां विज़िट है नेपाल में। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने इसके बाद से, मगर लुम्बिनी में इस बार पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और पिछले महीने ही नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की दौरे में थे। तो भारत और नेपाल के बीच एक पहल है कि आपसी संबंध और भी बेहतर किया जाए। और ये जबकि ऐसा देखा जा रहा है कि नेपाल में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। मगर अब भारत की ये कवायद रहेगी कि किस तरह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं इसको फिर से और भी बेहतर किया जाए, ताकि जो भारत और नेपाल के संबंध और भी बेहतर बने। और ये जो मुहिम है इसकी शुरुआत ये आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में शुरू करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लुम्बिनी से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।